नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी उसे श्वसन तंत्र हिंदी में कहा जाता है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि श्वसन कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है और उससे किस प्रकार ऊर्जा का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि श्वसन किन किन मार्ग से होकर गुजरता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हो जाएगा नासिका छिद्र। ठीक, उसके बाद नासिका कपाट, उसके बाद ग्रासनी जिसे इंग्लिश में फेरिंग्स कहा जाता है, और अगला हो जाएगा स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास नली यानी ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाइटिस, उसके बाद ब्रोंकियोल, उसके बाद वायु कोष्टिका यानी एल्वुलाई, उसके बाद श्वास कहाँ चला जाएगा, रुधिर में चला जाएगा यानी कि ब्लड में, उसके बाद ब्लड से कोशिका में चला जाएगा और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्रेब्स चक्र करके ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि जैसे इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले नासिका छिद्र है का, ये जो पार्ट है ये नासिका छिद्र हुआ। तो उसके बाद नासिका कपाट, जो कि नासिका छिद्र के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे नासिका कपाट कहा जाता है। एक होता है ग्रासनी, ग्रासनी जिसमें कि आहार नाल और नासिका छिद्र जो कि आगे जाके खुलता है वो दोनों जुड़ा रहता है, उसे इंग्लिश में फेरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद स्वर तंत्र यानी कि लेरिंग्स, लेरिंग्स। उसके बाद अगला हो जाएगा श्वास नली जो कि ट्रेकिया। ठीक, ये देखिए यही है श्वास नली यानी ट्रेकिया। अगला हो जाएगा ब्रोंकाइट, ब्रोंकाई यानी श्वास नली से जब फेफड़ा में वायु जाता है तो ये ब्रोंकाई के माध्यम से जाता है। ठीक, उसके बाद ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई से जो छोटा छोटा ब्रांच टूटता है उसे ब्रोंकियोल कहा जाता है। उसके बाद वायु कोष्ठ यानी कि जिसे एल्वुलाई कहा जाता है, छोटा छोटा गोल गोल संरचना होता है उसे एल्वुलाई कहा जाता है। उसके बाद वो एल्वुलाई के पास एल्वुलाई नलियाँ होती है यानी कि जिसमें कि रक्त परिवहन करता है, वहाँ से ऑक्सीजन यानी ब्लड में चला जाता है। उसके बाद वह ब्लड कहाँ चला जाता है, सेल में चला जाता है यानी कोशिका में, और कोशिका में जाके माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्रेब्स चक्र होता है और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इसको एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहला है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा यानी ऊष्मा का निर्माण करता है। ठीक, तो इसको देखिए जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में यानी कि ऊष्मा में उसको तोड़ दिया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योगदान होता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, यानी मृत व्यक्ति जो मर गया उसमें श्वसन नहीं हो रहा है, श्वसन नहीं हो रहा है तो उसमें ऊर्जा या ऊष्मा नहीं निकल रहा है, तो इस कारण उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कैटाबॉलिक क्रिया है। ठीक, उसके बाद श्वसन में देखिए श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, यानी श्वास अंदर लेना और छोड़ना दोनों को मिला के कहा जाता है ब्रीदिंग कहा जाता है। यानी श्वास अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ब्रीदिंग दो प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है, एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन मीन्स इंस्पिरेशन, और उसके बाद दूसरा हो गया निःश्वसन, एक हो गया निःश्वसन, एक हो गया निःश्वसन। इंस्पिरेशन यानी कि अंदर डालना सांस को, और एक्सप्रेशन यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना। देखिए निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन में जैसे श्वास अंदर लिए
सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। कौन कौन गैस लेते हैं सांस अंदर लेने में? ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन 78% लेते हैं। अब देखिए निःश्वसन यानी कि श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में छोड़ता है। जैसे कि लिए थे तो ऑक्सीजन लिए थे 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और नाइट्रोजन लिए थे 78%। लेकिन अब छोड़ेंगे कितना? जैसे कि निःश्वसन एक्सपिरेशन, जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, ठीक, तो उसे निःश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी कुछ मात्रा सिर्फ उसका उपयोग होता है, किंतु गैसों का अनुपात क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। निःश्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती है। जैसे लिए थे उसके अनुसार गैस नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि लिए थे कितना ऑक्सीजन अंदर लिए थे 21%, निकल रहा है कितना? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.3% और निकल रहा है कितना? 4.6%। और नाइट्रोजन 78 लिए थे और 78 छोड़ रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी ऐसी गैस है जिसका कि कोई उपयोग नहीं होता है, सिर्फ उसको अंदर लेते हैं और उतनी ही मात्रा में बाहर छोड़ दिया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन, ठीक। श्वसन के देखिए प्रमुख अंग हम लोग देखते हैं कि किस किस जीव में कौन सा अंग पाया जाता है। जैसे श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे श्वसन अंग कहा जाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव में वह विसरण विधि द्वारा श्वसन लेता है। जैसे एक कोशिकीय जीव है वो जिधर मन तिधर से श्वास ले लेता है, ठीक, विसरण विधि द्वारा लेता है। उसके बाद जलीय जीव गिल्स यानी कि क्लोम गलफड़ा के द्वारा लेता है। जैसे सांप मछली रहेगा, मछली अपने गलफड़ा से श्वास लेता है। कीट श्वास नली से लेता है श्वास। टेडपोल यानी मेढक का बच्चा वो भी गिल्स से श्वास लेता है। और निष्क्रिय मेढक जो कि भूमि के अंदर जमीन के अंदर घुस गया है वह त्वचा से सांस लेता है। बिच्छू बुकलंगस उसका एक अलग ही पार्ट होता है, उससे वह सांस लेता है, ठीक। उसके बाद आगे मानव श्वास किससे लेता है? मानव श्वास फेफड़ा से लेता है, ठीक। देखिए जैसे कि आगे देखिए यहाँ देखिए कि मछली, जैसे मछली में बताया गया कि मछली किससे लेता है? गलफड़े से सांस लेता है। यही उस मछली का गलफड़ा है, यानी कि इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गिल्स कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए मानव का श्वसन मार्ग मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसी को उस मानव का श्वसन मार्ग कहा जाता है, ठीक। जैसे कि श्वसन मार्ग निम्नलिखित होते हैं, तो पहले भी हम लोग देख लिए थे, इसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक था हम लोग का नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, ग्रासनी, स्वरतंत्र, ग्रास श्वास नली, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, वायु कोष्ठक यानी जिसे एल्वुलाई कहा जाता है। उसके बाद रुधिर में गया था और रुधिर से कहाँ चला गया था? कोशिका में चला गया था, ठीक। उसके बाद देखिए आगे है कि इसमें श्वास को लेने के लिए हम लोग को डायफ्राम की आवश्यकता होती है। डायफ्राम क्या होता है? देखिए इसको पहले देख लेते हैं। डायफ्राम यह वह गुहा है जिसे नीचे उदर यह वह गुहा है जिसके नीचे उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यह वह गुहा है जो कि नीचे के उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। डायफ्राम जो बना होता है संयोजी ऊतक का। निःश्वसन में 75% योगदान इसी डायफ्राम का है, यानी कि श्वास जो बाहर छोड़ते हैं उसमें योगदान इसी डायफ्राम का पड़ता है। डायफ्राम किस जगह इसको देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है यही डायफ्राम है, ठीक है। ये जब श्वास हम लोग अंदर लेते हैं तो यह डायफ्राम या इससे चौड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे सांस छोड़ते हैं तो यह डायफ्राम ऊपर चला जाता है, तो ठीक है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट करता है और उसको कहीं खरोच तक भी नहीं आया लेकिन उसको अंदर चोट लग जाता है, यानी उसका डायफ्राम टूट जाता है और वह व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। तो आदमी कहता है कि इसको कुछ नहीं हुआ और कैसे ही मर गया, ठीक है। आगे देखिए आगे है कि नासिका छिद्र के बारे में हम लोग
एक एक डिटेल करके अध्ययन करते हैं। ठीक, नासिका छिद्र यह सूंघने का कार्य करता है। ठीक, मुख के ऊपर दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र स्थित होते हैं। जैसे मुख है, मुख के ऊपर ये मुख वाला हो गया और ये नासिका वाला हो गया। ठीक है, इसमें दो गोलाकार छिद्र होता है, छिद्र स्थित होते हैं जो भीतर की ओर दो नासिका वेश्मों में खुलते हैं। ये दोनों नासिका पट्टिका द्वारा अलग हो जाती है। यानी कि जैसे दो छिद्र है लेकिन बीच में जाके क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक, नासिका पट्टिका द्वारा, छिद्रों द्वारा ग्रासनली यानी फेरिंग्स में खुलता है। अंत में जाके नासा छिद्र जो है ग्रासनली यानी फेरिंग्स में खुलता है। ग्रासनी में, ग्रासनली नहीं, खाना वाला नहीं, ग्रासनी अभी सिर्फ बोला जा रहा है। ग्रासनी में आपका श्वास नली और भोजन वाला दोनों आ जाता है। ठीक, नासा छिद्र, इसमें देखिए नासा छिद्र में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नाक का यह अगला भाग है। नासा छिद्र नाक का अगला भाग है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं। नाक में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि सांस नाक से लीजिए, मुंह से नहीं। मुंह में बाल नहीं है ना जी, मुंह में बाल ना है। अगर दीदी सांस ले रहे हैं, धूल कण ले रहे हैं तो उसको सब कण ले रहे हैं, सब चल जाएगा फेफड़ा में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि नासिका कपाट। नासिका कपाट क्या होता है, नासिका कपाट में, नासिका कपाट यह नाक का पिछला भाग होता है। नासिका छिद्र नाक का अगला भाग था, नासिका कपाट नाक का पिछला भाग हो जाएगा। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। ठीक, जो हमें सुगंध का एहसास दिलाता है। नासिका कपाट में म्यूकस पाया जाता है जो कि चिपचिपा होता है, बाद में वो जो नेक्टी बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ग्रासनी। ग्रासनी क्या होता है, ग्रासनी यानी कि फेरिंग्स, यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों अंदर जाता है। ग्रासनी से भोजन और वायु दोनों अंदर जाता है। ठीक, ग्रासनी यानी फेरिंग्स निगल द्वार के माध्यम से ग्रासनी से जुड़ता है। ग्रासनी स्वर तंत्र यानी लेरिंग्स द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। तो इसको देखिए, इसको हम अगर यदि एक डायग्राम से देखना चाहे तो जैसे हुआ कि नासिका छिद्र हुआ, ये हुआ मुख गुहा, ये दोनों आके ठीक है एक जगह यहाँ के मिल जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्रासनी कहा जाता है। उस ग्रासनी के कई पार्ट होते हैं, ग्रासनी के 3 पार्ट होते हैं, उसको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें, ग्रासनी के 3 भाग होते हैं। तो देखिए कौन कौन भाग होता है, अग्र ग्रासनी, ग्रासनी के 3 भाग, एक हो जाता है अग्र ग्रासनी यानी कि शुरुआती वाला अग्र ग्रासनी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नासा ग्रासनी कहा जाता है। अग्र ग्रासनी को नासा ग्रासनी कहा जाता है यानी कि नेसोफेरिंग्स। मध्य में हो जाता है मुख ग्रासनी, ये आगे वाला, जैसे कि देखिए यहाँ से सांस आ रहा था तो नके वाला सांस आ रहा था जी, तो इसको क्या कहेंगे, नासा ग्रासनी, नासा ग्रासनी। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर मुख ग्रासनी। मुख ग्रासनी इसमें है कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओरोफेरिंग्स, मुख ग्रासनी को ओरोफेरिंग्स। और अंत में होता है जैसे यहाँ है मुख, इससे भोजन जो आ रहा है इसे मुख ग्रासनी कहेंगे। उसके बाद तीसरा हो जाता है स्वर तंत्र यानी कि ग्रासनी का लास्ट वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट स्वर तंत्र। ठीक है, ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे होता है, यानी ग्रासनी जैसे यहाँ है ये कंठ है, कंठ द्वार के ठीक नीचे ग्रासनी पाया जाता है। ठीक है, ग्रासनी नीचे होता है। स्वर तंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स यह लेरिंग्स में खुलता है। स्वर तंत्र वॉइस बॉक्स जो होता है वह लेरिंग्स में खुलता है। लेरिंग्स क्या हुआ, लेरिंग्स जो है, लेरिंग्स आपका श्वास वाला नली हो गया। अब फेरिंग्स अभी क्या है, ग्रासनी है, इसमें श्वास और भोजन दोनों पार्ट है। ठीक है, खुलता है। यह उपास्थियों की बनी छोटी रचना होती है जो गले में उभरा होता है। ठीक, जो गला में आप लोग देखिएगा छू के, ये जो उभरा हुआ भाग है यही क्या है, वॉइस बॉक्स है, स्वर तंत्र। इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है।
ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एडम्स एप्पल कहाँ होता है, तो ये गले में होता है। ये किसका पार्ट है, ये ग्रासनी का पार्ट है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र यानी लेरिंग्स, यह ग्रासनी के नीचे पाया जाता है। ग्रासनी के नीचे स्वर तंत्र हम लोग देखे थे, जैसे नासिका क्षेत्र, मुख गुहा, उसके बाद यहाँ दोनों कॉमन पार्ट था, और इसके ये वाला जो पार्ट हुआ ये हो गया आपका लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र, नीचे वाला पार्ट स्वर तंत्र। यह ग्रासनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है। स्वर तंत्र यानी लेरिंग्स आवाज़ निकालने में सहायक होता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स श्रेंक्स करता है, यानी अगला देखिए, लेरिंग्स पर एक कपास कपास नहीं होगा, यहाँ कपाट होगा। लेरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, यानी लेरिंग्स साइड वाला एपिग्लोटिस बंद हो जाता है ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जा सके, और भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में चला जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से कि हिचकी हम लोग को कैसे आता है। हिचकी आने का कारण है कि जब भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन करने के वक्त हमारा दिमाग जो है कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, यानी किसी दूसरे बात को सोचने में कार्यरत हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि श्वास नली हुआ, श्वास नली से श्वास नली और मुख गुहा यह दोनों एक जगह फेरिंग्स के पास इकट्ठा रहता है। फेरिंग्स के पास इसमें होता है कि एपिग्लोटिस जो इधर चला गया आपका लेरिंग्स और इधर चला गया ग्रास नली यानी भोजन वाला, इसी जगह एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो कि जब श्वास लेने के क्रम में ये खुला रहता है, लेकिन जब भोजन करते हैं तो यह बंद हो जाता है और भोजन इस आहार नल में चला जाता है, ठीक है। आगे उसको एक और डायग्राम से हम लोग समझेंगे थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। तो आगे देखिए, स्वर तंत्र, लेरिंग्स, ये तो हम लोग देख लिए। उसके बाद फेफड़ा यानी लंग्स के बारे में देखिए। लंग्स, फेफड़ा जो होता है यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़े की संख्या 2 होती है। दाहिने फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़े प्यूलर मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, ठीक है। फेफड़े को फुफ्फुस या प्लमोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। अर्थात रक्त फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है, यानी कि बायां फेफड़ा से दायां फेफड़ा थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि बायां फेफड़ा के पास क्या होता है, हृदय होता है। हृदय के लिए भी थोड़ा सा जगह रहना चाहिए, तो वह थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इसी कारण दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब श्वास नली देखिए, ट्रेकिया। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली के द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। ट्रेकिया के बाहर ट्रेकिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। ट्रेकिया को जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि गला का जो पाइप है, ट्रेकिया विंड पाइप जिसे कहा जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाइलिन नामक कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखा में बट जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ट्रेकिया में क्या था, हाइलिन कार्टिलेज पाया गया था, क्योंकि ट्रेकिया अगर यदि मान लिया जाए कार्टिलेज उसमें नहीं रहेगा, यानी कि उपास्थि नहीं रहेगा, तो वह अगर यदि पूरा मांसल वाला पार्ट रहता, वह पाइप क्या होता, बीच में चिपक जाता तो सांस लेने में दिक्कत हो जाता, सांस अंदर नहीं जाता तो आदमी मर जाता। इसीलिए उसमें क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, जो कि आधा बलय की तरह होता है, जो कि सिर्फ आगे साइड में आपको
मतलब छूने के बाद महसूस होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आगे है वायु कोष्ठक यानी एल्विलाई। एल्विलाई क्या है, तो वायु एल्विलाई ब्रोंकियोल के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई गैसों के विनिमय का कार्य करता है। गैस का आदान प्रदान कौन करता है, एल्वियोलाई करता है। जब एल्वियोलाई जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहा जाता है। एल्वियोलाई जब जाम हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, निमोनिया कहा जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए इस डायग्राम में बताया गया था कि जैसे ये आ गया आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया यही है, हाइलिन यही, ठीक। आधा बल्ले के आकार का होता है, हाइलिन से वह बंधा हुआ रहता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और ये हो गया आपका ब्रोंकाई दोनों साइड, और इससे जो ये शाखा निकला उसको कहा गया ब्रोंकियोल। ये हो गया ब्रोंकियोल, और उस पे जो ये गोल गोल सी संरचना है इसे कहा गया एल्वियोलाई, ठीक। ये क्या हो गया, एल्वियोलाई। देखिए यहाँ हम उस डायग्राम को लाए हैं जो कि मतलब आपको बता रहा था कि हिचकी कैसे आता है। तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए इसमें है क्या, पहले नासिका छिद्र से श्वास अंदर लिए, ये मुख गुहा हुआ जिससे हम लोग भोजन लेते हैं, और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, यानी ग्रासनी कहते हैं, ठीक है। इसी ग्रासनी में अब देखिए ऊपर से नाक का नली आया था तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नासाग्रासनी, जो कि पीछे साइड होता है। आगे साइड तो जैसे मुंह खोल के देखते हैं तो इससे देखते हैं कि लगता है कि भोजन सिर पर जाने वाला रास्ता है, लेकिन वह थोड़ा सा हल्का पीछे साइड होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, नासाग्रासनी यानी कि नेसोफेरिंग्स। उसके बाद देखिए दूसरा इधर आपका आगे आ गया, जैसे नासाग्रासनी ऊपर थोड़ा सा रह गया, नाक के बाद जैसे आया, उसके बाद फिर अब मुंह जैसे खोल के देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, मुख ग्रासनी दिखाई देता है, यानी कि ओरोफेरिंग्स दिखाई देता है। उसके बाद उस मुख ग्रासनी से थोड़ा सा और नीचे चला जाइएगा अगर, यानी कि ग्रासनी दिखाई देता है, यानी कि लेरिंग्स, आपको स्वर तंत्र दिखाई देगा, स्वर तंत्र। और इन्हीं सभी पार्ट को क्या कहा गया, ग्रासनी यानी फेरिंग्स कहा गया। और इस फेरिंग्स के बाद अब स्टार्ट होता है आपका, एक साइड चला जाता है ट्रेकिया और एक साइड चला जाता है ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली, जिसमें भोजन चला जाएगा, और एक साइड चला गया ट्रेकिया यानी कि जिसमें वायु चला जाता है। और इसी जगह पाया जाता है, इस ट्रेकिया के पास ही पाया जाता है एक इपिग्लोटिस। और इपिग्लोटिस, जैसे ये इपिग्लोटिस है, ये अगर जैसे सांस लिए तो ये भोजन वाला साइड का इपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है, और जैसे इसको हम लोग भोजन कर रहे हैं तो ये श्वास वाला साइड को बंद कर देता है और भोजन पूर्ण रूपेण ये ग्रास नली यानी ओइसोफेगस में चला जाता है। वही अगर यदि थोड़ा सा अगर यदि दिमाग इधर उधर रहता है तो उस दिमाग के नियंत्रण जो करने वाला पार्ट था मेडुला ऑब्लांगेटा, वो इस एपिग्लोटिस को नियंत्रित ही नहीं कर पाता है, ठीक। तो भोजन कहाँ चला जाता है, ये वायु मार्ग में चला जाता है। वायु मार्ग में जैसे चला जाता है तो उधर से वायु मार्ग से आवाज़ आता है कि इधर क्या आ रहा है, ठीक। तो जिससे उधर से झटका मारता है, झटका मारता है तो वही हिचकी के रूप में आप लोग को एहसास होता है, ठीक। तो उसी को शांत करने के लिए क्या करता है, देखिएगा घर में मम्मी सब उसके माथा पे ऐसे ऐसे ठोकेगा और कहेगा कि मतलब किसको याद कर रहा था, ठीक। तो जब वह माथा को ठोकता है यानी सर को ठोकता है तो उससे उसका अबला घंटा कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक। और पानी पीने के बाद पुनः जैसे उधर से हिचकी मारा तो भोजन कहाँ आ गया, पुनः इस ग्रास नली में आया, ग्रास नली में आया और पानी जैसे पिए और इधर चला गया यानी ओएसोफेगस में भोजन चला गया, और वहाँ से कहाँ चला जाएगा, आमाशय यानी पेट में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, आगे जैसे कि एल्वियोलाई अगर यदि किसी का खराब होता है तो उससे कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले हम बता दें कि एल्वियोलाई प्रत्येक फेफड़े में जो होता है,
15 करोड़ एल्वुलाई पाई जाती है, जिसका कार्य क्या है, पृष्ठ तनाव बढ़ाना। पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तभी तो वायु अंदर आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई अगर यदि पूछा जाए तो क्या बताना है, एल्वुलाई को बताना है। जिस प्रकार हम लोग बताते थे कि जैसे कि अगर यदि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाता है, उत्सर्जन तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाता है, पाचन तंत्र का क्या हो जाएगा, विलाई, जो कि छोटी आंत में पाया गया था। और श्वसन तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई आपका क्या हो जाएगा, एल्वुलाई हो जाएगा। ठीक है। एल्वुलाई से पहले इसको हम और देख लेते हैं कि मतलब एल्वुलाई की गड़बड़ी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर यदि मान लिया जाए टीबी नामक रोग एल्वुलाई में छेद हो जाता है, जब टीबी रोग होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एल्वुलाई में ही छेद हो जाता है। एल्वुलाई पर बलगम यानी पित्त जम जाता है तो उसे दम्मा कहा जाता है, हरदम खांसते रहता है। ठीक है। एल्वुलाई में रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। एल्वुलाई हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जोड़ देता है। एल्वुलाई क्या करता है, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को जोड़ देता है। ठीक है। वही एक बीमारी और होता है जो होता है इम्फाइजमा। इम्फाइजमा जो होता है इसमें क्या होता है, यह इसको हिंदी में कहा जाता है बात स्फीति, जो कि सिगरेट पीने से होता है। उसमें होता है कि जैसे एल्वुलाई हुआ, एल्वुलाई के यहाँ पे बहुत सारा CO2 यानी गंदा पदार्थ क्या होता है, जम जाता है, जो कि सिगरेट से आता है। ठीक है। पोल्यूटेड पदार्थ वह वायु कोष्ठिका में यानी एल्वुलाई में जम जाता है और एल्वुलाई को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे होता है कि ऑक्सीजन और CO2 को आदान प्रदान करने में कठिनाई होती है। ठीक। और उसका क्या होता है, श्वास फूलने लगता है। ठीक। उसके बाद आगे देखिए, टीबी नामक रोग में एल्वुलाई में छेद हो जाता है, एल्वुलाई पर बलगम जम जाता है यानी कि पित्त जम जाता है, उसे दमा कहते हैं। एल्वुलाई में रक्त कोशिकाएं होती है। रक्त को क्या करता है, हेमोग्लोबिन, रक्त कोशिका में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन एल्वुलाई से जो कि ऑक्सीजन आया है उसको लेके कहाँ चला जाता है, कोशिका के पास चला जाता है। ठीक है। तो देखिए इससे पहले बता दें कि प्रत्येक हेमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। जैसे एल्वुलाई के पास जो ऑक्सीजन है, प्रत्येक हेमोग्लोबिन की क्षमता है कि वह 4 ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और बिना ऑक्सीजन के हेमोग्लोबिन का रंग अगर यदि पूछा जाए तो वह बैंगनी रंग का होता है। जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, उसका रंग हो जाता है लाल रंग हो जाता है। ठीक। ऐसे हेमोग्लोबिन का रंग पूछा जाए तो लाल होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन होता है। जब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिक रंग के बैंगनी हो जाएगा। ठीक है। हेमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी HbO2 हो जाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है कोशिका को, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और हेमोग्लोबिन CO2 को बांध लेता है और पुनः आके बाहर छोड़ देता है। यह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जब कार्बन उसमें मिल गया तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहलाएगा। अब पुनः एल्वुलाई तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं यानी निश्वसन करते हैं तो एल्वुलाई में पहुँचे CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, एक बार सांस लेना एक बार अंदर छोड़ना। इस प्रोसेस को होने में मिनिमम अगर यदि देखा जाए तो एक बार सांस को लेने और छोड़ने में 5 सेकंड का समय लगता है, जिसमें कि 3 सेकंड सांस को अंदर लेने में और 2 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम देख लेते हैं कि यानी कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। जैसे फेफड़ा में टाइडल वॉल्यूम, एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम यानी TB कहा जाता है। TB मतलब वो TB नहीं हो गया, ये टाइडल वॉल्यूम हुआ। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। अतः 1 मिनट में अगर यदि टाइडल वॉल्यूम देखा जाए तो वह 8 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 500 ml एक बार में। और उसके बाद 1 मिनट में हम लोग लगभग कितना
16 बार सांस ले लेते हैं तो 16 को 500 से गुना करने पर 8 लीटर लगभग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 600 ml या 6 लीटर होता है। उसीलिए मतलब देखते हैं कि सेना में जब जाता है तो उसको क्या कहता है, यानी कि सीना को फुलाने के लिए कहा जाता है कि यानी कि उसके फेफड़े का टोटल लंग कैपेसिटी कितना है। ठीक, वह कितना ऑक्सीजन को एक बार कितना ऑक्सीजन या वायु को एक बार में स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उसमें कम से कम 6 लीटर ऑक्सीजन या वायु आना चाहिए। ठीक है, जो कि टोटल टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल हो जाएगा, यानी कि टाइडल वॉल्यूम का टोटल लंग्स कैपेसिटी की मात्रा कितना होता है, ये हो जाता है 8% सिर्फ। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन, ठीक है, द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग प्रायः आईसीयू में किया जाता है, यानी जब बहुत ख़राब कंडीशन आ जाता है तभी वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। जब अत्यधिक गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ उसमें क्या रहेगा, हीलियम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस भारी होता है। पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है, जो कि उसको वायुमंडल में जिस प्रकार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, उसी प्रकार अगर यदि कम गहराई में जा रहा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाएगा, नाइट्रोजन ले जाएगा। और अत्यधिक गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाएगा, हीलियम ले जाएगा। छोटा बच्चा 1 मिनट में देखिए 14 से 30 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार, और वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, पैदा होने के तुरंत बाद अगर यदि पूछा जाए, पैदा होने के तुरंत बाद वह 40 से 60 बार प्रति मिनट सांस लेता है। ठीक है, लेकिन छोटा बच्चा अगर यदि है तो वह 14 से 30 बार से 30 बार ले रहा है सांस। ठीक है, अब देखिए कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी हम लोग बार श्वसन देख लिए। अब कोशिकीय श्वसन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक हो जाता है कोशिका द्रव में, ठीक है, और दूसरा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव में जो कोशिकीय श्वसन होगा उसको कहेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होगा उसको कहेंगे क्रेब्स चक्र। ठीक है, कोशिकीय द्रव यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो श्वसन होगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा उसको कहेंगे क्रेब्स चक्र। इसीलिए जब माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन पूरा हो जाता है तो उस कारण क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसको आगे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि कोशिकीय श्वसन, यहाँ देखिए जैसे ये कोशिका दिखाया गया है, ये पूरा कोशिका है। कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर ये जो कोशिकीय द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए कोशिकीय श्वसन, कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। अनॉक्सी श्वसन जिसमें कि ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हुआ। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, यहाँ ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए अब ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन जो होता है यह किस प्रकार होता है, इसके लिए पहले कुछ चरण देख लेते हैं कि श्वसन कितने चरण से गुजरता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, जिसमें एक हो जाएगा बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या हो जाएगा, इसमें होगा कि श्वासोच्छ्वास यानी कि श्वास अंदर लेना और छोड़ना। ठीक है,
इसमें आपका क्या होगा कि डायफ्राम के चपटा होने पर श्वास क्या होगा, डायफ्राम जैसे कि ये डायफ्राम है, डायफ्राम जब चपटा हो जाएगा तो श्वास क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक है। और वही डायफ्राम जब इस तरह वक्र आकार ले लेगा तो श्वास क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। उसी में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस के दबाव के अंतर के कारण ऐसा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का दबाव अलग होता है और ऑक्सीजन के गैस का दबाव अलग होता है। इसी कारण दोनों गैस क्या होता है, उसमें एक्सचेंज होता है। पहला बाह्य श्वसन हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस का परिवहन, इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन आता है, हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें क्या करता है, छोड़ देता है। तो ये दो प्रोसेस हो गया श्वसन की प्रक्रिया में। और तीसरा होता है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रुधिर से ऊतक तक पहुंचता है। ऑक्सीजन जो है रुधिर से, पहले रुधिर में मिला, एल्वुलाई से रुधिर में मिला और रुधिर से कहाँ जाएगा, ऊतक में यानी टिश्यू में जाएगा, पहुंचता है। और CO2 ऊतक से फिर रुधिर में आ जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कोशिकीय श्वसन, यही चौथा प्रोसेस जिसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि यानी कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन होता है यानी सेल्युलर रिस्पिरेशन। इसमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त ग्लूकोज, खाद्य पदार्थ जो कि भोजन किए उससे जो प्राप्त ग्लूकोज हुआ है रुधिर द्वारा लाया गया, क्योंकि वहाँ छोटी आंत में पूर्ण रूपेण पाचन होके विलाई उसको अवशोषित करके फिर ला दिया था, ठीक, रुधिर द्वारा लाया गया है। उसके बाद उसे कोशिकीय एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण से ATP बनाना और ऊर्जा प्राप्त करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज जो लाया उसका जो है ऑक्सीकरण होगा और ATP यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा। उसी में दो प्रोसेस हो जाता है, एक हो जाता है अनॉक्सी श्वसन और एक हो जाता है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई कार्य होगा, ठीक है। जैसे कि उसमें अनॉक्सी श्वसन में आपका क्या क्या बन जाएगा, उसमें एल्कोहल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, CO2 बनेगा और ऊर्जा मुक्त हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सी श्वसन जो होगा, ऑक्सी श्वसन में आपका हो जाएगा, इसमें पूर्ण रूपेण ऑक्सीकरण होगा यानी कि CO2 और H2O का निर्माण होगा और उससे कुछ ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। ये हो गया ऑक्सी श्वसन। वही अनऑक्सी श्वसन जो होता है जब दौड़ने के वक्त यानी कि पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो अनऑक्सी श्वसन हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है तो वह थकावट का महसूस कराने लगता है, ठीक है। उसी के बारे में देखिए अब हम लोग यहाँ भी अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए कोशिकीय द्रव में श्वसन, कोशिकीय द्रव में यह कोशिका द्रव में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कोशिकीय द्रव में जो श्वसन होता है साइटोप्लाज्म में, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसे अनावसी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। बीज का अंकुरन, जीवाणु, यीस्ट अनॉक्सी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है। कोशिका द्रव में जो था अनॉक्सी श्वसन के दौरान 4 ATP का निर्माण होगा, लेकिन उसमें से कुछ ATP क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, जिसमें से 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तित होगा उसमें 2 ATP खत्म हो गया, ठीक, खर्च हो जाता है और 2 ATP शेष बच जाता है। अतः ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 ATP का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ, कोशिका द्रव में हुआ। कोशिका द्रव में जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ तो उसमें क्या हुआ, ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में बदलने, जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिए रिमार्क में पहले क्या लिखा था, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था, ग्लाइकोलिसिस आपका हो गया था साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में हुआ था, ठीक है। वहाँ से जब अब मतलब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होके यानी ग्लूकोज ग्लाइकोलिस में बदल गया यानी कि ग्लाइकोजन में बदल गया, तो अब उसका जो प्रोसेस होगा क्रेब्स चक्र में होगा। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को एसिटल CA कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार श्वसन होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया वाला श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। उस विद्वान का नाम अगर यदि पूरा जानिएगा तो हैंस एक क्रेब्स था, जो कि 1937 ईस्वी में उसका खोज किया था, क्रेब्स चक्र का। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप, जब कोशिका द्रव में हुआ था, 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी टूटना होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 पायरुविक एसिड बना था, उसी 2 पायरुविक एसिड में 18 एटीपी पाया जाता है, ठीक है। एक पायरुविक अम्ल के अपघटन से 18 एटीपी, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनता है, ठीक है। उसके बाद उधर भी हम लोग देखे थे कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ हुआ था, चूँकि 4 बन रहा था, उसमें से पायरुविक एसिड में तोड़ने के लिए ग्लूकोज को, तो 4 एटीपी में 2 एटीपी खर्च हो गया था, सिर्फ 2 एटीपी बचा था। उधर से 2 एटीपी और पायरुविक एसिड के 2 पायरुविक एसिड में से हम लोग का 18 करके एटीपी निकला, यानी टोटल 36 और 2 उधर से बचा हुआ, यानी कि टोटल 38 एटीपी हो जाती है, यानी 36 + 2। क्रेब्स चक्र में 36, ग्लाइकोलिसिस में 2, यानी कि 38 एटीपी। उसके बाद आगे देखिए, आगे है 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। पुनः अगर यदि जब यह एटीपी का कार्य संपन्न हो जाता है तब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है। क्रेब्स चक्र जब ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हम लोग को एक अम्ल प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था? पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो प्राप्त हुआ था उसको तोड़ने में जब क्रेब्स चक्र का प्रोसेस चल रहा था तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ था, ठीक है। और अगर यदि देख लिया जाए कि हम लोग का एक प्रोसेस में 38 एटीपी का निर्माण हुआ, उस 38 एटीपी को पुनः अगर यदि बदला जाए तो एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। अगर यदि हम लोग ऐसे बात करते हैं तो जैसे कि एक कोई पेन है, पेन को उठाने में हम लोग का लगभग 40 एटीपी खर्च हो जाता है, और वही अगर यदि कप को उठाते हैं, थोड़ा सा भारी सामान उठाते हैं, उसमें लगभग 60 एटीपी ऊर्जा खत्म हो जाता है। इसीलिए बेकार का बात किसी से क्यों करेंगे, क्यों अपना एटीपी को वेस्ट करेंगे? जब हम लोग का ऊर्जा करेंसी एटीपी के रूप में ही रहता है तो उसको हम लोग क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक। अपना काम करने में क्यों नहीं उसको लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, श्वसनीय पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ में क्या क्या श्वास में लेते हैं, ठीक है। इसमें वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। यानी सबसे पहले श्वसनीय पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, उसके बाद वसा टूटेगा, उसके बाद प्रोटीन टूटेगा, ठीक। आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आंतरिक श्वसन में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक। कोशिका में जब श्वसन होगा उसे आंतरिक श्वसन कहेंगे और फेफड़ा में जो होगा उसे बाह्य श्वसन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे तो अब कुछ इसका फैक्ट बता देते हैं कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वसन गति बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो श्वास जल्दी जल्दी लेने लगता है कोई व्यक्ति। और दूसरा है कि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होने पर हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर हाइपोक्सिया रोग। अब प्रत्येक फेफड़ा में 15 करोड़ एल्वेओलाई पाया जाता है, पहले भी हम लोग देख लिए। एक स्वस्थ मनुष्य में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए? 15 ग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हेमोग्लोबिन के जुड़ने की क्षमता
ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होता है। यानी ऑक्सीजन जिस प्रकार हीमोग्लोबिन से जुड़ता है उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से जुड़ने यानी चिपकने की क्षमता इसका ऑक्सीजन से 250 गुना होता है। इसीलिए देखते हैं कि मतलब अगर यदि कोई लकड़ी उकड़ी जल रहा है तो उसका श्वास अगर यदि हम लोग अंदर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद घुटन महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है। ठीक है, यानी लकड़ी अच्छी तरह से जल नहीं रहा है। अच्छी तरह से जल जाएगा तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का गंध जो होता है थोड़ा अच्छा होता है, उसको सांस लेने में आपको अच्छा लगेगा। तो उसको आप जैसे सांस लीजिएगा तो वो हेमोग्लोबिन में क्या होता है, चिपक जाता है। जब वह यानी कि पूर्ण रूपेण शरीर से भ्रमण करके हृदय से फिर फेफड़ा में आता है तो फेफड़ा में एल्वुलाई के पास उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह जिद्दी होता है, वह उस हेमोग्लोबिन से निकलना नहीं चाहता है। क्योंकि उसमें देखिए चिपकने की कैपेसिटी कितना है, 250 गुना है। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि महिलाओं सबकी जैसे पहले होता था, पहले महिला लोग क्या करता था कि चूल्हा के पास अपन भोजन बनाता था लकड़ी उकड़ी से, तो उसकी आयु सीमा क्या होती थी, घटती थी। क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के रूप में लेना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए मानव शरीर का कौन सा, और उसी में देखिएगा कि जैसे कि नहीं बोला जाता है कि यानी किसी बंद कमरे में कोई व्यक्ति को अगर यदि रात भर रह गया उसके बाद कहीं से उसको हवा नहीं जा रहा है तो वह कार्बन यानी कि ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे उस व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर का फेफड़ा जो होता है शरीर ताप को नियंत्रित, क्योंकि उसी में वायु हर हमेशा आती रहती है। ठीक है, तो जैसे वहाँ हम लोग देखे थे कि एटीपी, एटीपी क्या होता है, एटीपी का अगर यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वही अगर यदि हम लोग काम करते हैं तो वह उसमें से एक फास्फेट निकल जाता है तो अब बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और उसके बाद फिर और ज़्यादा काम करते हैं तो एएमपी बन जाता है, पहले एटीपी था, एटीपी यानी एडिनोसाइन एटीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसके बाद एडीपी बन गया, नहीं पहले था एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसके बाद एएमपी यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जब फिर भोजन करते हैं तो एडीपी बनता है, एडीपी से फिर एटीपी बन जाता है। इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।